बिहार दरोगा के सेट नंबर 20 का ग्रुप डिस्कशन हम लोग करेंगे और इसका पीडीएफ जो है टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा चुका है। ठीक है, और बिहार दरोगा के लिए काफी जितने भी अभी तक ग्रुप डिस्कशन के सेट अपलोड हुए हैं उसमें सबसे ये इंपॉर्टेंट सेट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए बताइएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कर सिंध को 712 ईस्वी में विजित कर लिया, यानी कि जीत लिया। ठीक है, और इसका उल्लेख जो है अली अहमद के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था चचनामा। तो चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक अली अहमद। और उसी से हम लोगों को जानकारी मिलती है कि सन 712 ईस्वी में अरबों के द्वारा किया गया पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया और सिंध को विजित कर लेता है। और सिंध को जब जीतता है, लड़ाई करता है, तो वहां का राजा दाहिर था। क्लियर है? अच्छा, और पहले सिंध को देवल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवल। और बाबुल का मक्का मुगल काल में किसे कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को, जहां आगे चलकर अंग्रेजों ने भी फैक्ट्रियां वगैरह और फ्रांसीसी वगैरह ने फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, कहने का मतलब था कि बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था वहां पर देवल सिंध के पास। वो कहानी बताए थे ना कि अरब का व्यापारी श्रीलंका और लंका इंडोनेशिया वगैरह जाकर इंडिया आकर व्यापार करता था सब। तब व्यापार करके जब वापस लौट रहा था तो सिंध जो है वहां पर क्या किया कि कुछ डाकू टाइप का लोग, हर जगह छिछोरा टाइप का लोग रहता है, उन लोगों ने उसको लूट लिया व्यापारियों को। तब व्यापारी जब पहुंचा वहां मोहम्मद बिन कासिम के पास अरब, तो कहा कि महाराज आपके राज में सुल्तान हमारा सामान लूट गया। और उसी पर वो गुस्सिया गया और गुस्सिया के क्या किया? सिंध पर हमला कर दिया। क्लियर है? अच्छा, अब यहां से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। यही वो गौरी है जिसके साथ मैनुद्दीन चिश्ती भारत आते हैं और तराइन का 2 युद्ध लड़ता है 1191 और 1192 में। तो 1191 में ये पृथ्वीराज चौहान को पर हार जाता है और 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। ठीक है, और अच्छा, तो उसके बाद कौन होता है इसी का? कुतुबुद्दीन ऐबक होता है गुलाम। आगे चलकर लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी को बनाता है। उसे लाख बख्श, लाखों का दानी, हाथियों को बड़ा प्यार करता था वो। ठीक है, उसके अलावा कुरान ख्वां भी कहते हैं किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और वहीं पोलो खेलते समय चौगान, पोलो या चौगान कहिए, घोड़ा से गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई और कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। क्लियर है? और उसी का फिर उसका गुलाम हुआ इल्तुतमिश, जिसने राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। मकबरा निर्माण कार्य शैली का प्रारंभ इल्तुतमिश ने ही कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किए गए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी इल्तुतमिश ने कराया। और इल्तुतमिश की ही एक प्रसिद्ध बेटी थी रजिया सुल्तान, जो मध्यकाल में पहली महिला मुस्लिम शासिका बनी। यहाँ प्रश्न पर ध्यान देना है, पहली महिला शासिका नहीं है, पहली महिला शासिका मुस्लिम पूछेगा तब रजिया सुल्तान होगी। और रजिया सुल्तान गुंडों में फंस गई थी कैथल, जहां वो मारी गई। ठीक है, अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप लोग जानते हैं, चूंकि प्रश्न में जो भी ऑप्शन है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक था। और जितने भी सल्तनत काल में, माने मध्यकाल में जो राजा हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और लास्ट तक कहां तक? इब्राहिम लोदी तक। तो इस बीच में जितने भी मतलब साम्राज्य स्थापित हुए, चाहे वो गुलाम वंश हो, तुगलक वंश हो, खिलजी वंश हो, ठीक है, या लोदी वंश हो, उसमें सबसे ज्यादा समय तक अगर कोई शासन किया तो वो तुगलक वंश किया। और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। और उससे आगे बढ़ता है तो मोहम्मद बिन तुगलक आता है, जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां ले गया था? देवगिरी। लोग गिरते पड़ते गया और गिरते पड़ते आया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न या बाबर के बारे में आ गया। तो बाबर जो था, ये पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ाई जीतता है।
ठीक है। 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा जाता है और वहां से मुगलिया सल्तनत की स्थापना कर देता है। बाबर ने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा, और वह तुर्की चगताई भाषा में था और बाद में उसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। बाबर द्वारा जो भी युद्ध लड़े गए सब में वह विजयी रहा। जैसे उसका ट्रिक है पाघचखा, पानीपत, हाँ हाँ, चंदेरी का युद्ध जो भी लड़ा तो, और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की। कहा? आगरा में आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसको भेज दिया गया काबुल में। क्लियर है? अच्छा, चार बाग निर्माण की शैली किसके दिमाग की उपज थी? उसी का था, बाबर का। ठीक है। बाबर कहता है कि भारत में सब मौसम ठीक है लेकिन बरसात का मौसम खराब है। ऐसा क्यों? क्योंकि हथियारों में जंग लग जाता है। और कहता है कि भारत के लोग सुंदर नहीं है। और बाबर ने कहा था कि विजयनगर साम्राज्य का एक शासक था कृष्णदेव राय, वो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में से एक था। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी ने किस कॉलेज से शिक्षा ली थी? तो भावनगर गुजरात वाला कॉलेज से शिक्षा ली थी। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जब भारत लौटे तो उसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और साथ ही 2 वर्षों तक वे पूरे भारत का भ्रमण किए 1915-16 किसके कहने पर? अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कहने पर। और तब जाकर 1917 में अहमदाबाद में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1917 में। ठीक है। और 17 में ही कौन सा आंदोलन छेड़े थे? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। और सहयोग आंदोलन तो 1 अगस्त 1920 को छोड़े थे। और सविनय आंदोलन 12 मार्च 1930 को। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट पे बताइएगा कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? गजनबी ने। ध्यान यहाँ पर यही देना है कि गजनबी ने नष्ट किया था, क्योंकि यही गजनबी है जिसने 17 बार आक्रमण किया। तो 17 बार कोई आक्रमण छोटा मोटा चीज नहीं होता है। तो यहाँ फंसता है परीक्षा में ये कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण गौरी ने किया कि गजनबी ने किया। तो गौरी छोटा शब्द है और गजनबी बड़ा शब्द है, तो 17 बार आक्रमण कौन करेगा? जो बड़का होगा। तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इसी के क्रम में 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया जो गुजरात में था। और इस लूट में उसको करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हासिल हुई थी। ठीक है। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आगे चलकर आक्रमण भी किया। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? ह्वेनसांग। बहुत बढ़िया। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार एवं नीति का पंडित भी कहते हैं। ह्वेनसांग जो है चाइना से भारत आया बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और साथ ही बौद्ध प्राप्तियों को एकत्रित करने के लिए। पढ़ेंगे या कुछ चीज का हासिल करेंगे जानकारी। और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और यह दक्षिण भारत भी गया था। कब? जब वहां पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन थे। क्लियर है। और वहां क्या था वो क्या नाम है उसका? वातापी कोट का राजा पुलकेशिन द्वितीय भी तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इधर हर्षवर्धन थे दक्षिण भारत का अंतिम, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक। और ये कुंभ का मेला कौन शुरू कराया? हर्षवर्धन ने शुरू कराया। वाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। कादम्बरी वाण भट्ट। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा। अच्छा, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत जाने से किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने की। और आजादी के समय में फ्री इंडियन लीजन नामक संस्था भी सुभाष चंद्र बोस ने। फ्री इंडियन लीजन सेना था। ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक और प्रश्न आता है ऑप्शन में जो नाम है कि पूर्ण स्वराज आराम आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। करो या मरो महात्मा गांधी। डू और डाई महात्मा गांधी। हे राम महात्मा गांधी। भारत छोड़ो
यूसुफ मेहर अली। मेरे सिर पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत की कील साबित होगी। लाला लाजपत राय, साइमन गो बैक के समय में लाहौर में। और कौन लाठी मारा था? जेम्स एस्कॉट। लेकिन जेम्स एस्कॉट के मारने के चक्कर में गलती से सैंडर्स को गोली मार दिया। किसने? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने। और इन लोगों को फांसी भी दी गई थी सैंडर्स हत्याकांड में लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को। और उस समय भगत सिंह जो थे 23.5 वर्ष के मात्र थे, 24 वर्ष से भी कम थे। और ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ भी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि अंग्रेजी अच्छा खैर तो हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब होता है? 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। और उसी 1897 का जो समय है तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है। ठीक है, और भारत की प्रथम महिला उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है वह सरोजिनी नायडू ही बनती है। और प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो भी सरोजिनी नायडू थी। और प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। गोल्डन थ्रेशोल्ड जैसी पुस्तकों की रचना सरोजिनी नायडू ने किया है। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो थ्रेस में क्या है? स है, तो स से सरोजिनी नायडू होगा, वहां एनी बेसेंट नहीं मारना है। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। और चंद्रगुप्त मौर्य के झंडे पर मोर का चित्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का ही प्रधानमंत्री चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य था जिसने अर्थशास्त्र को लिखा। और अर्थशास्त्र का विषय क्या है? पॉलिटिकल साइंस। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। और नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र पर मौर्य वंश की स्थापना की। और उसी चंद्रगुप्त मौर्य के लड़का का क्या नाम था? बिंदुसार। और बिंदुसार का लड़का का नाम अशोक। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि राजतरंगिणी पुस्तक है, किसने लिखा है? कलहड़ ने। तो कलहड़ ने जिस राज्य का वर्णन किया है उस राज्य का क्या नाम था? कश्मीर। राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और यह एक संस्कृत ग्रंथ है राजतरंगिणी। भाई ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहड़। कहाँ के विषय में जानकारी मिलती है? तो जम्मू कश्मीर वाला। और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा मगध पर सबसे प्राचीन राजवंश किसने स्थापित किया था? बृहदत्त ने। और इसी बृहदत्त का लड़का कौन था? घटोत्कच, जरासंध। और जरासंध का लड़का कौन था? घटोत्कच। तो जरासंध कौन था? कंस का साला था। और कंस का बहनोई कौन था? देखिए, जरासंध का बहनोई कंस, और कंस का बहनोई वासुदेव। और कृष्ण का मामा कंस। कंस कहाँ का राजा था? मथुरा का। तो इसीलिए जरासंध में और कृष्ण जी में नहीं पड़ता था, क्योंकि इसके बहनोई को मारे दे कृष्ण जी। देखिए यही इतिहास है। ठीक है, अच्छा बताइएगा कि प्राचीन भारत कितने महाजनपदों में बटा था? 16। वेरी गुड। प्राचीन भारत 16 महाजनपदों में बटा था और उसमें सबसे शक्तिशाली मगध था। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि आखिर मगध इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? इसके पीछे कुछ कारण होगा ना, क्योंकि मगध की भौगोलिक परिस्थिति काफी अच्छी थी। क्योंकि गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र था, पास में नदी था तो आवागमन का साधन था। बगल में झारखंड में जंगल था जहाँ के खदानों से लोहा मिल जाता था, हाथी मिल जाते थे। और साथ ही यहाँ पर क्या था? दोआब था, माने जलोढ़ मिट्टी था, काफी उपजाऊ जमीन था। तो ऐसी सारी परिस्थितियां जो है मगध को काफी शक्तिशाली बनाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1526 में। मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी। क्लियर है? और किसने किया था? बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है।
स्थापना कर देता है। ठीक है। अच्छा, बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। और कई गो भाइयों था सब उसका? बड़ा बेटा था हुमायूं, कामरान, हिंदाल, ऐसे ही था। उस सबको बराबर बराबर हिस्सा भी दिया था हुमायूं। और लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते जैसे अपना जीवन बिताया, शेरशाह सूरी उसको विस्थापित कर दिया था ना, वैसे ही गिरते पड़ते उसका मौत हो गया। शेर मंडल की सीढ़ियों से दिल्ली में पुस्तकालय भवन का निर्माण। अच्छा, हुमायूं में एक चीज था, 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था वो। और हुमायूं नामा की रचना किसने की है? गुलबदन बानो बेगम ने, जो हुमायूं की बहन एवं बाबर की पुत्री थी और अकबर की बुआ थी। याद रखना है इसको। और अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। नेक्स्ट बताइएगा कि सिखों के जो गुरु हुए उसमें गुरु गोविंद सिंह का कौन सा नंबर है? 10वां। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे, जो पूर्व की ओर यात्रा पर थे, तो पटना में रुके पत्नी के साथ और वो चले गए पूर्वी भारत में। और यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु हुए, उनका जन्म है, इसलिए पटना साहिब के नाम से विख्यात है। और हर साल जो है प्रकाश पर्व बिहार सरकार के द्वारा मनाया जाता है। और इन्होंने ही कहा, गुरु गोविंद सिंह ने ही, कि अब गुरु पद नहीं बनेगा और गुरु पद का कार्य गुरुवाणी ही करेगी। ठीक है। हाँ, और इनकी हत्या जो है नांदेड़ नामक महाराष्ट्र के आसपास जगह है, वहां पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही की। जफरनामा को फारसी में गुरु गोविंद सिंह ने ही लिखा। नेक्स्ट बताइएगा कि कनिष्क किस राजवंश का राजा था? कुषाण। ठीक है। और कनिष्क ने एक संवत चलाया जिसको भारत सरकार ने अपनाया है, शक संवत 78 ईस्वी में। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा। और कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौर संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में होता है और वहीं से बौद्ध धर्म 2 भागों में बट जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। ठीक है। बताइएगा कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उस्र कहां पर मनाया जाता है? अजमेर शरीफ में। बिल्कुल सही है, ये वही वो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ठीक है। अजमेर में है इनका, चादर उधर लोग जाता है चढ़ाने। अच्छा, अशोक किसका महान पुत्र था? बिंदुसार का। ठीक है। गर्म पानी का स्रोत बिहार में कहाँ है? राजगीर में। राजगीर, हाँ, राजगिरी में है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। ठीक है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? 1920 से लेकर 1979। 79 का मतलब क्या हुआ? 79। 1920 में उनका जन्म हुआ और 1979 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो गई। ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने काफी योगदान दिया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से लेकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तक में इन्होंने स्थापना में भाग लिया है। देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हो गई थी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया और ये क्या नाम है इनका? जयप्रकाश नारायण। और यहाँ जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंदन सहाय, और इसके सचिव कौन बने थे? जयप्रकाश नारायण। तो दोनों में अंतर है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस। साथ ही आजाद दस्ता का भी गठन किया। दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से भाग गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुई थी और मराठों की इसमें बुरी तरह हार हो गई। ठीक है। अच्छा, 1857 की क्रांति को कौन सा उर्दू शायर था जिसने अपनी आंखों से देखा था? मिर्जा गालिब। अच्छा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, एग्जैक्ट बताइएगा। लोग कहता है ना कि 24 घंटा में घूम जाती है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में घूम जाती है। और धुरी पर घूमने के कारण क्या होता है? दिन रात। और जब सूर्य का परिक्रमण करती है तो मौसम परिवर्तन। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, वो कौन सा ग्रह है? बुध है। बुध को मरकरी कहते हैं और सूर्य के सबसे नजदीक है। और बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद कौन है?
अरुण है, और अरुण के बाद वरुण है। नेपच्यून और यूरेनस, यूरेनस सबसे लास्ट में है, नेपच्यून उससे पहले है। सैटर्न, सैटर्न के बाद नेपच्यून और तब यूरेनस है। यानी कि दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह हुआ और आकार के आधार पर पांचवा हुआ, और इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है जल के कारण। तो बुध जो है ये सबसे क्या कह रहा है, परिक्रमण काल इसका 88 दिन है। ज्यादा लगे रहेगा तो जल्दी ना घूम चक्कर लगा देगा, गणेश जी की तरह। कहा गया कि दुनिया घूमी है तो अपने माता पिता का चक्कर फट दे लगा दिए, सबसे पहले हम जीत गए हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि वह राज्य जो नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। वहां पर पंप सेट से भी ज्यादा सिंचाई होता है। साथ ही पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा कहीं क्षारीय मृदा है तो वो उत्तर प्रदेश में। आलू के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर स्थान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। नाम उसका लक्ष्मण नगर अब कर दिया गया है, समझे। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो कौन सा है? सुदूर पूर्व कह रहा है, म्यांमार यानी कि बर्मा, रंगून वाला, जहाँ बहादुर शाह जबरदस्ती को किया गया। ठीक है, इसे भारत की सबसे ज्यादा लंबी सीमा मिलती है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा इस्पात। अच्छा, सिंदरी जो है उसकी स्थापना 1951 में की गई थी। कहाँ है? झारखंड में, और एशिया का सबसे बड़ा वो खाद कारखाना था। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में, बंदरगाह नगर है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, जो डॉल्फिन नोज के पीछे सुरक्षित है, वो भी बंदरगाह नगर है। अच्छा, गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं तो वहीं पर ये जनजाति पाई जाती है, बहुत पूछा जाता है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र नदी का। बताइए इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जितना लंबाई है उतना किसका लंबाई है? सिंधु नदी का। 2900। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 है, और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी, ये तीनों हिमालय पार की नदियां हैं, और तीनों की उत्पत्ति मानसरोवर के झील से होती है तिब्बत में। और जब वहां से ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है तो उसे सांगपो या यरलुंग जंगबो कहा जाता है। जब असम में पहुंचती है तो दिहांग कहा जाता है। उससे आगे बढ़ते जाइएगा तो ब्रह्मपुत्र नाम इसका पड़ेगा। और पश्चिम बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा कहा जाता है, और दोनों मिलेगी तो संयुक्त धारा मेघना, उसके बाद डेल्टा बनाएगी। और डेल्टा शब्द का नामकरण हेरोडोटस ने किया था, और वहां जाकर सुंदरवन में मिल जाती है, माने समुद्र मिल जाएगी। और सुंदरवन क्या है? एक प्रकार का मैग्रोव, वेलांचली या ज्वारीय वन का उदाहरण है, दलदलीय वन कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि मॉर्निंग स्टार के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? वीनस। बिल्कुल, शुक्र ग्रह को जाना जाता है। सुबह का तारा, शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार, गर्म ग्रह, सबसे तप्त ग्रह, चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहिन, भगिनी, सब शुक्र को कहा जाता है। कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। हाँ, 250 बिल्कुल सही है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वहीं लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550। अब 2 मनोनीत वाला खत्म हो गया है बाजार, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा अस्थाई सदन है कि अस्थाई? अस्थाई सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल बताइए। फिर गलती हो गया, आप लोग गलती बोल दिए। राज्यसभा का कार्यकाल मैंने पूछा है, उसका कोई कार्यकाल है ये नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों बाद रिटायर हो जाते हैं, और उतने ही सदस्य पुनः चुन लिए जाते हैं। राज्यसभा को जो है, राज्यसभा लोकसभा में काफी अंतर है। राज्यसभा को धन विधेयक के समय में 0 पावर है। कभी भी धन विधेयक जो है, मनी बिल, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, इसको याद रखना है। राज्यसभा को एक चीज में जो है फुल पावर है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। जैसे भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय IAS सेवा, ये सब है ना, भारतीय वन सेवा। तो राज्य के विषय के अगर अति महत्वपूर्ण कोई प्रश्न हो राज्य विषय से संबंधित, तो उस पर फुली पावर राज्यसभा को है कि उसको राष्ट्रीय महत्व का वो घोषित कर सकता है। नेक्स्ट बताइएगा कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा की, राज्यसभा की, दोनों का होते हैं?
लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? लोकसभा के सदस्य ही करेंगे, अर्थात जिसे हम लोग जनरल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। जब चुन के जब जाता है लो ना, कोई भी संसद सदस्य जब चुन के जाता है तो उस समय तो कोई अध्यक्ष नहीं रहता है, तो राष्ट्रपति द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है तत्काल रूप में। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर चुन दिए। मान लीजिए हम 3 आदमी संसद में गए तो और लोग गया लोकसभा में पहुंचे, तो वहां पर एक प्रोटेम स्पीकर चुन देता है ताकि इन लोगों को शपथ दिलवाएगा, और जब शपथ दिलवा देगा तब उसके बाद अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, तब जाके मेन अध्यक्ष बनता है। जैसे कि ओम बिरला है, अब इसे बिहार विधानसभा का चुनाव हो गया, नीतीश कुमार पार्टी जीत गया, नीतीश चाचा जीत गए, तो वहां पर कोई अध्यक्ष नहीं न था, बिहार विधानसभा का नहीं था, तो वहां पर एक जो चुन के गए हैं एमएलए विधायक, इन्हीं लोगों में से एक प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो जीतन राम मांझी को बनाया गया था। जीतन राम मांझी सबको शपथ दिलवाए, उसके बाद अध्यक्ष चुना गया, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष। आप लोगों को बताना है कि बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट चलिए बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे कहां कहां से लिए जाते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्लस विधानसभा के सदस्य। और कौन सदस्य? चुने हुए सदस्य। हमेशा याद रखिएगा, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा प्लस राज्य विधानसभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी को भी मिलाकर सिर्फ निर्वाचित मनोनीत वाला नहीं। नेक्स्ट बताइएगा। अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है, माने राष्ट्रपति किसे नियुक्ति नहीं कर सकता है? ऑप्शन है राजदूत को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को और उपराष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, शपथ दिलवाता है, राजदूत को दिलवाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिलवाता है, राज्यपाल को दिलवाता है, महान्यायवादी को दिलवाता है, कैग वाला को दिलवाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति। और वरीयता क्रम में देश का प्रथम स्थान राष्ट्रपति का है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का है, उसके बाद प्रधानमंत्री का है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि राजनीतिक जो दल होते हैं उसको राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग का विवरण है आर्टिकल में। ठीक है, अभी हाल ही में आप जो पार्टी है दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, पंचायती राज भारत में कब लागू किया गया? 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को, और ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। पंचायती राज इतना हॉट टॉपिक है कि बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी कंपटीशन के परीक्षाएं होते हैं उसमें पंचायती राज से एक प्रश्न जरूर आता है। बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने पंचायती राज स्तर पर यानी कि स्थानीय निकायों में 50% जो है महिलाओं को मैंने दे दिया है सीट। ठीक है, में है पंचायती राज। पंचायती राज भाग 9 में। हाँ, ठीक है। अनुच्छेद पंचायती राज अनुच्छेद 40 में भी है एनएनटी में। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य कौन होते हैं? वहीं लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट हो गया। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति यानी कि कमेटी के रिपोर्ट पर इसको लागू किया गया, और यह भाग 4 के क एवं अनुच्छेद 51 के क में है। और 11वां क्या है कि 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मौलिक शिक्षा प्रदान करना है। ये नहीं कि हायर डॉक्टरी पढ़ने के लिए कहिएगा तब नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में होती है। वैसे ही अगर पूछा जाए कि राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है तो राज्यपाल है, और वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल है। ध्यान रखना, दोनों फंसना नहीं चाहिए।
वास्तविक लगा देगा तो सीधे वहां, यहाँ सीएम वहां पीएम। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? 33 और एगो, तो याद रखना है कैसे, 33 + 1, 33 अन्य न्यायाधीश और एगो मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेटिक। देखिए यहाँ प्रश्न पूछे, देखिए आजादी के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, फंसना नहीं चाहिए। और यही विलियम बेटिक है जिसने सती प्रथा का भी अंत किया था, और इसी का चेला कौन था? मैकाले, जो अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया। दिक्कत हम लोगों को होता है। नेक्स्ट बताइएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, उच्चतम न्यायालय पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की तिथि क्या है? 65 या 6 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय के लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कहाँ है? दिल्ली में है। स्थापना 1951 और भारतीय सांख्यिकीय संगठन कोलकाता में है, भूलिएगा नहीं लोग। अच्छा, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% अकेले उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटका है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का सबसे ज्यादा राजस्व किससे एकत्रित किया जा रहा है अभी? कृषि से। हाँ नहीं, अभी ये करंट का प्रश्न है, इसको खोजना पड़ेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत को सबसे ज्यादा जो है टैक्स की अभी किससे प्राप्त हो रहा है? एक्साइज से मिल रहा है कि कस्टम ड्यूटी से कि जीएसटी से? नेक्स्ट बताइएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में, और उसी समय एक्सिम बैंक की भी स्थापना की गई थी। और नाबार्ड जो होता है वो कृषि को सहायता देने के लिए एक प्रकार का विशिष्ट बैंक है, जो एग्रीकल्चर को डायरेक्ट लोन नहीं देता है, व्यवसायिक बैंक को या ग्रामीण बैंकों के माध्यम से उसको देता है। और इसका उद्देश्य यही है कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। नेक्स्ट बताइएगा कि बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन बी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाती है। ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग का अर्थ होता क्या है? देखिए इसमें जानते हैं क्या हो जाता है? इसमें मैंने शरीर समझिए कि कामेन करना बंद कर देगा। मिला जुला के इतना समझिए कि इसमें फुसफुस, हाँ, खून उनका कमी हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है वो गड़बड़ी, उपापचय ठीक ढंग से नहीं होगा, फुसफुस काम नहीं करेगा और हमेशा आपको कमजोरी फील होगा। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम ही थायमिन है। और इसका अगर दूर करना चाहते हैं तो क्या क्या खाइए? मूंगफली, तिल, सूखल मरचा, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। ठीक है, सब लोग खाता है। और विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी, जीरोप्लाथेमिया जिसको शुष्का छींके कहते हैं, चमड़ा सूखा सूखा रूखा सूखा लगेगा दिखने। हाँ, संक्रमण का भी खतरा हो जाता है विटामिन A की कमी से। और विटामिन A अगर चाहिए तो वहीं हरी साग सब्जी, दूध, अंडा, पनीर चाप के खाइए। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसे रिकेट बच्चों में इसके कमी से क्या हो जाएगा? मसूड़ों का खून देने लगता है, घाव जल्दी नहीं भरेगा। नींबू, संतरा, खट्टे फल खाइए। और विटामिन D की कमी से रिकेट बच्चों में, ऑस्ट्रियो मलेशिया बड़ों में हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश दीजिए सुबह वाला, दिन में नहीं तो जल जाइएगा। और नींबू ये सब खाइए, विटामिन D, अर्गो कैल्सीफेरॉल। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किसके कारण होती है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा के आधार पर उसके भार में कमी होगी। यानी कि अगर अपने वजन के बराबर पानी हटा रहा है तो वो तैरेगा। अच्छा, वो कौन सा पौधा है जो दूसरे वृक्षों की टहनियों पर बढ़ता है? आर्किड। अच्छा, बताइएगा कि वो उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात कह पाता था। स्टीफन हॉकिंग हमेशा ऐसे ही रहते थे, बहुत उनका देन है। अच्छा, खाने का जो सोडा होता है
उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई तबे नु खाई, माने मुहुआ बिना बैले कैसे खाई? तो खाने वाला सोडा बाई तो खाई, माने बाई कार्बोनेट। ठीक है, खाने वाला सोडा का नाम सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaHCO3। और ही सोडियम कार्बोनेट कहा जाए, धोने वाला सोडा कहते हैं उसको Na2CO3 10H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाए तो NaOH होगा। साधारण नमक कहा जाए तो NaCl होगा। नेक्स्ट बताइएगा कि वेल्डिंग के लिए किसका मिश्रण प्रयोग होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, ऑक्सीजन और एथाइन का। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। CaSO4 1/2H2O। और इसमें क्या होता है? जिप्सम होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या? शल्य क्रिया में हड्डी टूट जाता है। और प्राचीन भारत में एक गुप्त साम्राज्य में शल्य चिकित्सक थे, उनका क्या नाम था? सुश्रुत। तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुश्रुत किसके काल में थे? तो गुप्तों के काल में थे। क्या थे? शल्य चिकित्सक थे, हड्डी का डॉक्टर थे। और चरक आयुर्वेदाचार्य था, वो कनिष्क के काल में था। अच्छा, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में भ्रमण का करता है, उसका भागे खराब है, वो चक्कर लगाता रहता है। अच्छा, परमाणु संख्या का मतलब क्या है? प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। और द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या है? N+P, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अच्छा, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। और जो दान दिया जाता है, कॉर्निया का दान दिया जाता है, उसी को कहते हैं दृष्टि पटल। हाँ, तो आंख जो दान में दिया जाता है उसको कहा जाता है कॉर्निया या दृष्टि पटल। और आंख पर जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं रेटिना। ठीक है, अच्छा बताइएगा कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl में कौन सी अशुद्धता होती है जो नमी को सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि फास्फोराइट, फ्यूरोरापाइट और क्लोरोपटाइट किसके अयस्क हैं? फास्फोरस के। और ग्रेनाइट क्या है? एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। अच्छा, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? द्रव्यमान, मास है। गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है? 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा का mgh। अच्छा, पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण, माने भोजन जो पच रहा है अगर उसमें कोई टॉक्सिक है, जहर है, उसका अवशोषण कौन करता है? यकृत करता है। और यकृत को ही लीवर कहते हैं। इसीलिए जहर देकर अगर किसी व्यक्ति को अगर मारा जाता है ना, तो यकृत का जांच होता है, लीवर का, उसी से पकड़ में जाता है कि जहर देकर मारा गया। अच्छा, मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन किस में होता है? हाँ, मूल द्वारा पोटैटो में। ठीक है, पोटैटो एक प्रकार का तना यानी कि स्टेम का उदाहरण है। और इसमें हरा रंग जो हो जाता है सोलेनेसी के कारण होता है। और पोटैटो खाने से क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। और साथ ही चीनी भी बढ़ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, विद्युत अपघटन प्रक्रिया से कौन सा तत्व प्राप्त नहीं होता है? विद्युत अपघटन प्रक्रिया से कौन सा तत्व प्राप्त नहीं होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा। लोहा नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, अच्छा बताइएगा कि कितने अणु एक मोल के बराबर होंगे? बहुत ही गर्दा प्रश्न है यह, इसके जैसा कोई गर्दा प्रश्न नहीं है। बहुत पूछा जाता है कि माने एक मोल बराबर कितना अणु होता है, बहुत बार पूछा जाता है। और बिहार एसआई में पूछा भी गया है बार बार। 6.023 × 10⁻23। एक मोल किसके बराबर होगा? तो 6.023 × 10⁻23। अच्छा, पेस मेकर का क्या उपयोग है? जब अचानक हृदय गति रुक जाती है तो पेस मेकर का उपयोग करते हैं हृदय गति को चालू करने के लिए, हार्ट को। और इसे क्या कहता है? कृत्रिम हृदय कहा जाता है, आर्टिफिशियल हार्ट। और जार्विक 7 क्या है? एक प्रकार का आर्टिफिशियल हार्ट का ही उदाहरण है। नेक्स्ट बताइएगा कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस हमको बचाती है? ओजोन, O3। वेरी गुड, O3 यानी कि ओजोन गैस बचाती है। और 3 ऑक्सीजन के अणु मिलकर एक ओजोन गैस O3 बनाते हैं। और यह समताप मंडल में
पाई जाती है संतान मंडल के ऊपरी परत पर, ठीक है। 50 किलोमीटर पर पृथ्वी से ओजोन परत की सघनता सबसे ज्यादा होती है, और अगर वो इस O3 को सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो है क्लोरीन और CFC, जो रेफ्रिजरेटरों से ही सब निकलता है। क्लोरीन बहुत खराब चीज है, पानी को भी साफ करता है क्लोरीन, लेकिन वहां जाएगा तो बर्बाद कर देगा उसको। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा। अरे उसी में वो ओजोन परत क्षय के कारण इतना UNEP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहा है। कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पेरिस में कहाँ कहाँ कर रहा है लोग बैठक, काय के लिए हो रहा है लोग की सिंकिंग, कार्बन सिंकिंग, कार्बन क्रेडिट पढ़े हैं लोग कार्बन क्रेडिट क्या है? कहने का मतलब है, देखिए भारत सरकार पेड़ पौधा लगा रहा है, अब मान लीजिए बगले में पाकिस्तान है या बगले में चाइना है, वो खूब इंडस्ट्री लगा लिया है, हम लोग खूब पेड़ पौधा लगा लेंगे तो उसका धुआं हम लोग का सोखेगा ना, तो हम लोग को पैसा देगा वो। घर है ना, मान लीजिए यहाँ बगीचा है, आप 100 को पेड़ लगाए हैं, तो खाली आप ऑक्सीजन नहीं खींच रहे हैं, वो लोग भी खींच रहे हैं ना, तो कुछ दिन बाद आपको सहूलियत देगा लोग। लेकिन समझ गए, इसी को कहा जाता है कार्बन क्रेडिट, यानी कि कुछ लोन मिलेगा तो उसमें छूट मिलेगा। तो नहीं देगा तो क्या करेंगे? कहा नहीं, आने वाला समय में देगा। जाइए ना, दिल्ली में लग गया है एयर प्यूरिफायर, लोग आपको शुद्ध हवा चाहिए दिल्ली में ना, तो 50 रुपया जाइए 1 घंटा शुद्ध हवा लीजिए। बहुत दुनिया आगे चला गया है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? हाँ, बांध बना दीजिएगा और उसमें पानी है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है। और जो पानी जो गिरता है ऊपर झरना से, उसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी। बंदूक से गोली निकल गया, काइनेटिक एनर्जी। तो बांध के जल, बांध बना दिए हैं, जल स्थिर है तो उसमें स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी। घड़ी के जो चबिया देते हैं तो उसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है, वहीं धीरे धीरे काइनेटिक में बदलती है। देखिए वो घड़ी ये था, वो खराब नहीं होता है चाबी वाला घड़ी, आजकल चल गया है स्मार्ट वॉच, ई वॉच, कुछ दिन में फिर चाबी वाला घड़ी आएगा, देखिएगा कुछ दिन में तो सब कुछ वहीं हंसुआ गणित। हाँ। पुष्प में द्विनिषेचन, देख बहुत अच्छा प्रश्न है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? डबल फ्यूजन के पश्चात त्रिगुणित हो जाती है। इसको हम लोग बायोलॉजी वाले क्लास में पढ़े हुए हैं कि फूल में डबल फ्यूजन के पश्चात उसके क्रोमोसोम की संख्या हाँ ट्रिपल हो जाएगा। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। बहुत पूछा जाता है प्रश्न, विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से, और विद्युत धारा का मापन एमीटर से। अच्छा, विद्युत मोटर क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए विद्युत मोटर है, यानी कि ऐसा मोटर जो विद्युत से चलेगा, तो लेगा क्या? विद्युत। देखिए नाम क्या है? विद्युत मोटर, यानी कि बिजली से चलने वाला मोटर। तो जब बिजली से चलेगा तो काम में ना करेगा, यांत्रिक काम करेगा तब। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि रसोई गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? ठीक है, मीथेन पाई जाती है। रसोई गैस, ये कहने का मतलब वो है, गोबर गैस पूछ रहा है। अच्छा, हाँ मीथेन पाया जाता है। यहाँ इसको दूसरा शब्द कहना चाहिए। असल बात है कि यहाँ ऑप्शन भी नहीं दिया है प्रोपेन ब्यूटेन का। देखिए एक होता है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, तो जब पूछेगा कि नेचुरल गैस उसमें मार दीजिएगा मीथेन। जब पूछेगा गोबर गैस मार दीजिएगा मीथेन। धान के खेत में कौन गैस निकलती है? तो मीथेन। जुगाली करने वाले पशु कौन गैस छोड़ते हैं? तो मीथेन। कचरा फैला हुआ है किसी गड्ढा में, वहां अगर बुलबुला निकल रहा है तो कौन गैस है? मीथेन। ये भी छोड़ते हैं मीथेन। अच्छा ठीक है, ये सब मीथेन हो गया। उसके अलावा जब कहेगा कि एलपीजी, जब एलपीजी नाम लगा देगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें मार देना है प्रोपेन ब्यूटेन। ये भूलना नहीं चाहिए, बड़ी फंसता था। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आरबीसी, रेड ब्लड क्रॉप्सूल, और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। और इसी में क्या हीमोग्लोबिन पाया जाता है, HGB। हालांकि हीमोग्लोबिन का रंग बैगनी होता है, लेकिन उसके कारण जो है खून का रंग लाल होता है। और हीम नामक रंजक पाया जाता है जिसके कारण खून जमता नहीं, और हीमैटिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा,
कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है? सेल भित्ति, सेल वाल हमेशा पेड़ पौधों में पाया जाता है। साथ ही प्लास्टिड जो है सबसे बड़ी कशाभिका है, ये भी प्लांट में ही पाया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र कितना होता है? 46। हाँ बहुत अच्छा, हाँ 23 जोड़ी या 46 कहिए, ठीक है। यानी कि 22 प्लस एक्स एगो से 22 प्लस वाई एगो से आई, तो पुरुष से जब वाई आई तब लड़का हो, यानी कि लड़का हो या लड़की हो ये किस पर? पुरुष पर निर्भर करता है। हाँ, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं तो वो कौन सा लवण? कठोर जल होगा। कैमेस सक्लोना कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइडियम सल्फेटों के कारण जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है। और अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि क्या है? सोडियम जियोलाइट वगैरह का प्रयोग कीजिए, परम्यूटेड विधि, या उबाल लीजिए तो कठोरता दूर हो जाएगी। और कठोर जल के साथ साबुन झाग नहीं बनाता है और मृदु जल के साथ झाग बनाता है। क्लियर है? झाग ना बनेगा तो साफे नहीं होगा। पृष्ठ तनाव कम कर देता है। साबुनवा जब जाता है ना तो कपड़ा के छेद में घुस के पृष्ठ तनाव कम कर देगा, जिससे मैल बाहर आ जाएगा। और साबुन का बुलबुला जो बनता है रंग बिरंगी दिखाई देता है, वो प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण दिखाई देता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट बताइएगा कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? हीमोग्लोबिन। हाँ, रक्त का अवयव कह रहा है, HgB। नेक्स्ट बताइएगा, और हीमोग्लोबिन के विखंडन से क्या बनेगा? यूरोक्रोम, और जिसके कारण मूत्र का रंग पीला हो जाएगा। अब मूत्र ऐसे पीला निकलेगा तो समझिएगा कि क्या जॉन्डिस हो गया है। और जॉन्डिस क्यों हो जाता है? क्योंकि यकृत की कोशिकाएं जो है रक्त से बिलुबिलिन फैला देती है शरीर में, जिसके कारण क्या हो जाएगा? पानी पीजिए ठीक हो जाएगा। पानी पीने से जॉन्डिस थोड़े ठीक होता है जी। इसके लिए मर मसाला त्यागना पड़ता है। मर मसाला बुझते हैं ना? हाँ, गन्ना वन्ना रस खाइए। गिलोय जो है, गिलोय बाबा रामदेव बड़ा कोरोना में प्रचार कर दिए। गिलोय भी काट के लेके आइए, उसका पनिया पीजिए, जॉन्डिस ठीक हो जाता है। पीलिया रोग भी कहते हैं जॉन्डिस को। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि वर्णधाता का दूसरा नाम क्या है? कलर ब्लाइंडनेस का डाल्टन प्रभाव है। और इसमें कौन सा? लाल हरा का पहचाने नहीं होगा तो ट्रेन का गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगा? ड्राइवर साहब का गड़बड़ा जाएगा। और ये प्रकार का क्या है? अनुवांशिकी रोग है। ई हो गया हीमो। हाँ, वर्णधाता अनुवांशिक रोग है। इसका वाहक तो स्त्रियां होती हैं, लेकिन ज्यादा लक्षण प्रकट होते हैं पुरुषों में। एक होता है हीमोफीलिया, जिसमें अगर कट जाएगा तो खून नहीं बंद होगा। हालांकि 2 से 4 मिनट में रक्त का थक्का फाइब्रिनोजन जोन बना देता है, लेकिन कटेगा तो खून बहते रहेगा, रुकवे नहीं करेगा। उसको कहा जाता है हीमोफीलिया। ठीक है, ये सब बड़े लोगों की बीमारी है भाई, गरीबों की नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का सूत्र बताइए। हाँ, C6H12O6। नेक्स्ट बताइएगा कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? मेंडेलिफ ने। और ये कहाँ का रहने वाला था? रसिया का। और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने। और ये किस पर आधारित है आधुनिक वाला? परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर पर। और मेंडेलिफ वाला परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास पर। नेक्स्ट बताइएगा, स्लेट किस में रूपांतरित हो जाता है? सेल में। हाँ ठीक है। और संगमरमर चूना पत्थर में, ग्रेनाइट नीस में। अच्छा बताइएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। बिहार का राज्यपाल। और बिहार के राज्यपाल अभी कौन है? अर्लेकर साहब हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री हमारे पलटू चाचा हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन है? उर्दू है। ठीक है। बिहार जो है कब स्वतंत्र हुआ था? 22 मार्च को मनाया जाता है। स्वतंत्र तो हुआ 1947 के बाद, लेकिन बंगाल से अलग हुआ 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस स्थापना हुआ। 22 मार्च को मनाया गया। बिहार का कोई टुकड़ा हुआ है? बंगाल का तो एक टुकड़ा हुआ, मान के चलिए। तो 1905 में हुआ और फिर 11 में टुकड़ा हुआ। बंगाल का 2 टुकड़ा। 1905 में कर्जन बांटा एक बार,
पूर्वी पश्चिमी। फिर 11 में घोषणा हुआ तो 12 में लॉर्ड हार्डिंग के समय बिहार उड़ीसा झारखंड अलग किया गया। उसके बाद बिहार का भागे खड़ा है। एक बार 36 में उड़ीसा को, सन 2000 में झारखंड को अलग किया। होने वाला है। ना अलग नहीं होगा जी, बेकार। कथी मिलेगा अलग होने से? हो सकता है पहले से ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना अब ज्यादा हो गई है। अलगे बिलगे होने से आज तक किसी का भलाई हुआ नहीं है, चाहे वो परिवार हो, देश हो या समाज हो, कोई हो। अच्छा बताइएगा कि अच्छा वो अच्छा बिहार के तो राज्यपाल अभी अर्लेकर साहब हैं। वो राष्ट्रपति बने थे हाल ही में देश के कौन से राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद बने थे। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नहीं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अच्छा, विश्व बैंक का ही दूसरा नाम क्या है? IBRD, इंटरनेशनल बैंकिंग रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। और ये दोनों क्या है? वर्ल्ड बैंक एवं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। किस लिए हुआ था? कि द्वितीय विश्व युद्ध से जो जर्जर हो गया है यूरोप, उसी के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका बहुत साथ दिया है उस सब का। नेक्स्ट बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था? UNO 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप किस देश में है? चाइना में। देखिए चाइना बहुत आगे है। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी है जो विलुप्त के कगार पर है? कीवी। उड़ न सकने वाला पक्षी क्या है? कीवी है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 वाले महिला दिवस। विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा। TRP जो टेलीविजन का होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। और इसी में कौन फंसा था? कौन हो? बड़ा चिल्लाता है जी। अमीश पत्रा ना, एगो कौन? एगो पत्रकार है ना, एगो पत्रकार है, एगो पत्रकार। वो कौन चैनल नहीं है? एगो ना, ये नया चैनल है ना, मुंह पर आ रहा है, बड़ा चिल्लाता है, जवाब दो जवाब दो। हाँ, अर्णव गोस्वामी। TRP में फंस गया था चैनल। उसका चैनलवा कौन सी तो नाम है? आर भारत। खाली चिल्लाते रहता है। आजकल तो न्यूज़ देखने का नहीं मन करता है, सब वही है। अच्छा, TRP का अर्थ है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, वो कौन सी विश्व की संस्था थी जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई, और जिसका अमेरिका ने ही बनवाया और अमेरिका ही उसका सदस्य नहीं बना? ऑप्शन बताइए। राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। एक बार हमारा इनका खूब चर्चा हुआ था इसी राष्ट्र संघ पर। अमेरिका बनवाता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और अपने मेंबर नहीं बनता है। 1920 में बनवाता है कि शांति सुरक्षा करेगा, लेकिन वो फेलियर हो गया। और क्या हुआ? 1945 में भंग हो गया, 46 में भंग हो गया। अब भंग होने के बाद तब तक यूएनओ बन गया था। अच्छा, किसी भी समुदाय का स्वास्थ्य का पता कैसे चलेगा? यानी कि वहां पर शिशु मृत्यु दर की संख्या क्या है? अगर ज्यादा बच्चे मर रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य दर खराब है। कम मर रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपा नगर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? बौद्ध का। बहुत अच्छा, त्रिपिटक बौद्ध का है। अच्छा बताइएगा कि महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल। महात्मा महावीर स्वामी को? हाँ, बरगद यानी कि बट वृक्ष के नीचे। अच्छा, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान? रिजुपालिका नदी। और महात्मा बुद्ध को निरंजना लीलांजल, या जो कहिए, या फल्गु भी आप उसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 22 को हमने कंप्लीट किया।